हाँ, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं और उसी से संबंधित टॉपिक भी है। ग्रीन हाउस क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, उसका जो है हमारे पृथ्वी के वातावरण से क्या संबंध है, तभी ये नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस से संबंधित है। और ओजोन लेयर, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस जो बने हुए हैं स्पेशली डिफरेंट टाइप के और कुछ विशेष प्रकार के पौधों को ग्रो कराने के लिए ठंडे प्रदेशों में बनाए जाते हैं। अब ठंडे प्रदेशों में क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर कम रहता है, जानते ही हैं। और जो सूर्य स्पेशली ग्रीन हाउस का जो उत्पत्ति है वही है जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन के देश, वहाँ पे पूरे दिन में 2 या 3 घंटे सनलाइट मिलती है। तो उस सनलाइट को जो, क्योंकि वो ऊष्मा है, ऊर्जा है, उस सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कंजर्व करके रखते हैं। वातावरण या ग्रीन हाउस में जब सनलाइट इंटर कर गई उसको बचा के रखें, तो उस सनलाइट को संरक्षित करने के लिए ग्रीन हाउस बनाए गए वहाँ पे। क्योंकि 2 ही 3 घंटे अगर सनलाइट अवेलेबल है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम संरक्षित करेंगे। तो कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ कि ग्रीन हाउस बनाए जाने लगे। और ग्रीन हाउस बनाए जाने के क्रम में जैसे इसमें दिया है कि देखिए सनलाइट आ रही है ना, और इसके फिर हमारे पृथ्वी पे सनलाइट आती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस वातावरण में वो विलुप्त हो जाती है। तो उसको ऊष्मा को कंजर्व करना अगर कहीं पे कम है तो हमारा दायित्व है। तो ऐसे ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं कि हम लोग कम से कम जगहों में सूर्य की ऊर्जा को कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो ग्रीन हाउस वहाँ बनाए जाते हैं। अब बाद में देखा गया कि ये ग्रीन हाउस बने हुए डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे यहाँ देखिए ऐसे ग्रीन हाउस बने हुए। बाद में देखा गया कि हमारी जो पृथ्वी है वो भी ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही है। उसका वातावरण जो है ग्रीन हाउस की तरह काम करने के लिए विशेषित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ये प्रभाव है क्या? ग्रीन हाउस तो जानते हैं कि ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वो है कि जैसे मान लो कि ये सपोज दैट ग्रीन हाउस है, इसमें अगर सनलाइट आई मीटर की तो फिर बाहर जाने के क्रम में यहाँ पे ट्रैप हो गई, मतलब उसमें संरक्षित हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का इन्वायरमेंट एक अलग हो गया ग्रीन हाउस का। जब अलग हो गया तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है किसी भी इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर वेरिएशन एक अलग तरह के पौधों को जन्म देने में सहायक होता है। ग्रीन हाउस ऐसे ही बनाया है। इसीलिए अब इसका प्रभाव क्या है? हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो पृथ्वी के चारों ओर है ना, इन्वायरमेंट में गैसों का मिश्रण, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण खिला हुआ है। तो उस गैसों के मिश्रण में कुछ ऐसी गैसें हैं जो सनलाइट से ऊष्मा जो आती है उसको संरक्षित करने में सहायता करती है। जैसे ये ग्रीन हाउस इस इन्वायरमेंट में ऊष्मा को संरक्षित करने में सहायता करता है, उसी तरह पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरणीय गैसेज हैं उसमें कुछ गैसें, ऐसा नहीं कि सभी गैसें, कुछ गैसें ऊष्मा को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए पूरे, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है। अर्थ से सन की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर अंतरिक्ष में वो ऊष्मा चली जाए तो
वेस्ट हो जाएगा और टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। यही टेम्परेचर को मेंटेन रखना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वातावरण में कुछ गैसें वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं और वातावरण के तापमान को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो अब उसमें से कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो इस तरह की विशेषता रखती हैं जो वातावरण में टेम्परेचर को नियंत्रित करने में? सबसे प्रथम नंबर पे है एक, जिसका नाम है मीथेन, CH4। दूसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में ऊष्मा को संरक्षित करने में सहायता करता है। अगर ये ऊष्मा संरक्षित ना हो तो क्या होगा? क्योंकि वातावरण जहाँ नहीं है, जिन ग्रहों पे, वहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर बहुत वैरी करता है, करीब 100 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पे क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री और रात में टेम्परेचर हो जाएगा -100। तो इस तरह का वेरिएशन तभी हो सकता है जब उसमें वातावरण नहीं है। तो और भी जगह पे आप जाएंगे तो अगर ये गैसें ना रहें तो टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। अब इसमें CO2 भी है और CFC, ये भी ग्रीन हाउस गैस में आती है। और गैसों के अलावा एक वाटर वेपर भी है। ये ऐसी गैसें या कंपोजिशन है कि जो वातावरण के ऊष्मा को रोकने में हमारे सहायता करता है, जिससे टेम्परेचर एक मतलब एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री पूरे पृथ्वी का आप मिलाएंगे तो हमेशा बना रहता। अगर ये न बना रहे तो रात और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंतर होगा और उसकी वजह से यहाँ पे जीवों की जो डेली लाइफ है ना वो अफेक्ट होगी। ठीक है, तो वातावरण के टेम्परेचर को मेंटेन रखना बाय द गैसेजेस कहलाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। वो ऐसे ही है जैसे ग्रीन हाउस काम करता है ठंडे प्रदेशों में, वैसे ही इसे वातावरण में कुछ गैसें ये काम करती हैं, ऊष्मा को संरक्षित रखती है। तो इसीलिए इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है और प्रभाव वही है जो अगर इन गैसों का जो परसेंटेज है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आप सुने हैं कि बहुत कम परसेंट में है, 0.03 से 0.04, इसीलिए कम है। अगर ये ज़्यादा होता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ सकता है और बढ़ने के क्रम में दिक्कत कर सकता है। पृथ्वी का टेम्परेचर अगर अभी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और 1 डिग्री बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और सब चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएंगी, समुद्र का जो ओशन लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो जो समुद्र किनारे रह रहे हैं वो उनका जल समाधि हो जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से मतलब पूरी अव्यवस्था फैल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है, हम लोग इतना इजीली लेते हैं कि कूड़ा को जला दो आसानी से, चलो जलाओ। सबसे आसान डिस्पोजल का तरीका है हम लोगों के चारों तरफ क्या है, कूड़े को, उसको जला दो। अब वो जलाने के क्रम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है इन्वायरमेंट में, और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वो ग्रीन हाउस है, उसमें एक स्पेशल विशेषता पाई जाती है कि वो पृथ्वी की ऊष्मा को संरक्षित रखती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें ये विशेषता नहीं है कि अगर ऊष्मा एक बार आ गई तो फिर वापस जाने में दिक्कत होती है। दिक्कत किस कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगर फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो अगर इसका मात्रा बढ़ता है, मान लो ये जो हम लोग गैस यूज करते हैं CFC इसे लिखा हुआ है क्लोरो कार्बन, मतलब इसमें बहुत सारी गैसें हैं, उसमें अमोनिया एक प्रमुख है। तो ये यूज होती है कहाँ पे,
फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में जो बर्फ बनाते हैं उसमें, एसीज में कितना एसी लगा हुआ है। तो अब ये अगर इन्वायरमेंट में इसकी मात्रा बढ़ती है तो क्या होगा, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें सारे जीवों को प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मनुष्य का ही प्रभाव पड़ेगा, सभी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब गैसें एक विशेष प्रकार की क्वालिटी रखी हुई, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में एक अव्यवस्था की स्थिति आती है। अब हम लोग, ये तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, और ग्रीन हाउस अगर गैसें बढ़ती हैं तो वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत तरह की अव्यवस्था आएगी। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ओजोन परत, ओजोन परत है क्या? तो जैसे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जिसे वातावरण कहते हैं, उसी तरह जो लास्ट, अगर मान लो ये सपोज दैट अर्थ है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, ठीक है, करीब 10 किलोमीटर तक। उसके ऊपर जाएंगे 12 किलोमीटर पे, तो जो सबसे समीप है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल ना, क्षोभ मंडल। और उसके ऊपर है समताप। तो समताप मंडल में एक और गैस का लेयर है इस तरफ, ठीक है। ये गैस की लेयर क्या करती है, क्योंकि सूर्य में जो जिस प्रक्रिया के तहत हमको लाइट मिल रही है, कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एलिमेंट में नाभिक होते हैं उसका विखंडन होता है, और उस विखंडन के क्रम में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और उसमें बहुत, अब जैसे हम लोग यहाँ पे जितनी लाइट आ रही है उससे बहुत ज़्यादा लाइट इन्वायरमेंट में सूर्य के प्रकाश निकलने के क्रम में आती है और सब अंतरिक्ष में बिखर जाती है। तो उसमें और भी जो कुछ रेज हैं जो बहुत हानिकारक हैं, और उसमें से है कुछ अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, परा बैगनी, अल्ट्रा लिखा हुआ है तो परा हो गया, और वायलेट जानते ही हैं, बैगनी। ये रेज, ये कहीं पे भी, अगर एटम बम यहीं पे हिरोशिमा नागासाकी में जो विस्फोट किया गया उसमें भी ये रेज निकली, जिसकी वजह से पूरे उसके 3-4 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर में पूरा जितने भी जीव थे सब वाष्प बन गए। ये रेज हमेशा वहाँ से सन से निकलती है, लेकिन अगर पृथ्वी पे आ जाए तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होगा। वो रेज इतनी डेंजरस है कि अगर स्किन पे पड़े तो स्किन में तुरंत क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इतना डेंजरस है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का यही मतलब एक दुर्गुण है जो कि पूरे इन्वायरमेंट को ख़त्म कर देगा। ये जो ओजोन लेयर है पृथ्वी के चारों ओर, इस रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी वजह से अर्थ पे जीवन संभव है। अगर ये लेयर न रहे पृथ्वी के चारों ओर, अब मान लो कि 15 से 17 किलोमीटर ऊपर, इसका थिकनेस वेरी करता है, कहीं पे 2 किलोमीटर है, कहीं पे 3 किलोमीटर है, मोटी गैस का लेयर, कहीं कहीं पे अब कम हो गया है कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो 2 किमी से लेके ये 7 किमी तक है लेयर। जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थ पे
जीवन संभव। अब ओजोन होता क्या है? ओजोन का फार्मूला है O3। ऑक्सीजन का फार्मूला जानते हैं आप? O2 है, जानते हैं ना? इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 है। ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जरूरी है और ऑक्सीजन ना रहे तो कोई जीव संभव नहीं है पृथ्वी पे। ओजोन ऑक्सीजन जैसे मतलब सभी जीवों के लिए कह सकते हो कि जीवनदायी नहीं कहते हैं, प्राणवायु। ये जैसे प्राणवायु है वैसे ही ये प्राण को लेने वाली गैस है, मतलब जहरीली गैस है ओजोन। तो ऑक्सीजन के एक अणु मिलने से ये जहरीली हो जाती है। ओजोन अगर जीवों को दे दिया जाए तो वो खत्म हो जाएगा। अब जो अल्ट्रावायलेट का जो प्रभाव है, अगर ऑक्सीजन गैस पे अल्ट्रावायलेट पड़ती है O2 पे, तो ये ऑक्सीजन 2 भागों में बढ़ जाती है। अब ये ऑक्सीजन क्या हो गई? फ्री हो गई। अब फिर जो ये ऑक्सीजन से जब मिलती है फ्री ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? क्योंकि कभी ना कभी तो ओजोन लेयर बना ही होगा, बिना बने तो वहां पे ऐसे स्टेबलाइज होगा। तो अल्ट्रावायलेट एक ऐसा प्रोसेस या कह सकते हो कंडीशन है अल्ट्रावायलेट, जो ओजोन लेयर बनाने में सहायता करता है और एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब प्राकृतिक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमेशा ओजोन लेयर बनती रहती है। लेकिन ये ऑक्सीजन को ब्रेक करती है, फिर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ अगर मिल गई तो फिर से O3 बन गया। एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज के ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ऐसा कहा गया है कि इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस ज़्यादा हो जाए। कौन कौन? स्पेशली CFC, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा डैमेज करती होगी, लेकिन इसमें जो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत डेंजरस है। जितने अब आप सोच सकते हैं कि कितने हम लोगों के आसपास कितने ठंडा बनाने वाले मशीनें हैं। सबके घर में फ्रिज है, सबके घर में, मतलब एक मोस्टली कह सकते हो, सबके घर में नहीं होगा लेकिन मोस्टली लोगों के पास है कि AC है। और भी जो बर्फ़ बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी कोल्ड स्टोरेज है, उसमें बहुत ज़्यादा बनता है। कार्बन उत्सर्जन में भारत का शायद पहला या दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो क्लोरीन है, ये इन्वायरमेंट में जब निकलता है ना तो फिर धीरे 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 ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के क्रम में इस ओजोन को O3 को डैमेज करता है, क्योंकि ये लेयर है चारों ओर। अब कहीं से अगर होल हो गया, ऐसा बताया गया था कि अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, छेद हो गया, तो उस छेद के क्रम में अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ रही है और नीचे आने से पूरे इन्वायरमेंट का जो तापमान है, जो जीवों की कंडीशन है, उसको डैमेज कर रही है। लेकिन अभी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं हम लोगों के, नहीं चल रहे हैं, हम लोग बहुत अवेयर भी हैं। इतने अवेयर हैं कि जो पढ़े हैं, जो डेली लाइफ में उसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कूड़ा नहीं जलाना चाहिए, उससे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन घर पे जाएंगे तो कूड़े को तुरंत उसको जलाओ, उसका सबसे इजी सॉल्यूशन वही मिलता है। उसको आप रख भी सकते हैं, उसके खाद, अगर आप उसको 2-4 महीने बरसात में रख दें तो उसके खाद बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको अच्छी खाद मिल सकती है। लेकिन जल्दी से उसको जलाओ और जो इन्वायरमेंट में धुआं फैले, फिर वो धुआं को अपने शरीर में लो, ऐसा होता है कि नहीं? तो कहीं भी अगर आप पढ़ें ना तो
पढ़ाई तो एक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी ही ना है, और जानकारी से आगे क्या है, नॉलेज। तो जब तक आप यूज नहीं करते तो नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही हम लोग बढ़ाते जाएं और ऐसे ही CFC का प्रोडक्शन बढ़ाते जाएं तो एक दिन क्या होगा, ओजोन लेयर में प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन इधर कुछ समय से बहुत सारे इससे इन्वायरमेंटल सेमिनार और मीटिंग्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। उसी के क्रम में 16 सितंबर को 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन डे। ओजोन डे मनाया जाता है कि ओजोन लेयर को कैसे संरक्षित करें। और संरक्षित के क्रम में कुछ ऐसा कहा गया है, रिपोर्ट ऐसे बताया गया है कि ओजोन लेयर में कुछ अभी, क्योंकि अभी बताया कि ओजोन बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर उसको प्राकृतिक कंडीशन मिलते रहे तो ओजोन अपने आप बनता रहता है। तो ऑक्सीजन टूटता है अल्ट्रावायलेट के प्रभाव में, और वो ऑक्सीजन फिर एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जुड़ के ओजोन बन जाता है। तो जब नेचुरल फिनोमेना है, अगर हम उसको कंडीशन देते हैं तो क्या होगा, फिर से ओजोन बन जाएगा। तो उस बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। उसी क्रम में हम लोग ओजोन लेयर डे मनाते हैं कि ओजोन को कैसे बचाया जाए। अगर नहीं बचाते हैं तो क्या होगा, आने वाले समय में ओजोन ख़त्म हो जाएगी और हम लोग तो ख़त्म होंगे, ये तो फिक्स ही। तो और उसके बाद और जो जीवन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि हम कोई भी अपनी जिम्मेवारी ले सकता है ना, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं आप, अपने को बदल सकते हैं। तो आसपास जब भी टाइम मिले तो जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कीजिए, उपयोग कीजिए। ये नहीं कि पढ़ लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है इन्वायरमेंट में, और जाके कूड़ा जला रहे हैं घर पे, पत्ती बटोर लिए, आम की पत्ती और पत्ती, चलो इसको जल्दी इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती जाके अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ये गलत। बहुत जगह हम देखे हैं, स्कूलों में देखें कि तुरंत उसको इकट्ठा किए, सबसे आसान मीडियम है उसको जला देना। तो इसको रोकना हम लोग की जिम्मेवारी है कि नहीं। तो आज से कूड़ा जलाना बंद। तभी ये 16 सितंबर का ओरिजिनल उद्देश्य जो है वो प्राप्त होगा, नहीं तो 16 सितंबर मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे ओजोन लेयर डैमेज होती रहेगी, और डैमेज हो जाएगी तो फिर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बढ़ेगा। आपको बताया कि 1 डिग्री पिछले 100 साल में, ऐसा एनालिसिस किया गया है कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर जो 33 डिग्री सेल्सियस है वो 1 डिग्री बढ़ा है 100 साल में। और जो बढ़ने का क्रम है वो पिछले 20-25 साल में तेज़ी से बढ़ा है। तो आगे आने वाले समय में 20 साल में 25 साल में इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे यहाँ चारों ओर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसको एक स्पेशल प्रभाव पड़ेगा, या उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो बदल जाएंगी, और जो भौतिक वातावरण है वो भी बदल जाएगा। इसलिए इसको कैसे भी हो हम लोगों को संरक्षित रखना है। ठीक है, तो आज इतना ही।